सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से टोटल 12 चैप्टर होते हैं बिजनेस स्टडी में क्लास 12 में। 8 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 9th चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. I have divided this chapter into many parts. The first part is concept, role and objectives. What is the concepts, role and objective of financial management? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे दो वर्ड जुड़ा हुआ है, एक फाइनेंस और दूसरा है मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि फाइनेंस क्या होता है। तो फाइनेंस क्या होता है? जो पैसा हमारे पास होता है, जिसको हम यूज करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, वो फाइनेंस होता है। लेकिन यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस की सिर्फ हम बात करेंगे। तो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, पहले हमें ये जानना है कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, उस पैसे को हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। मतलब बिजनेस करने के लिए जो भी पैसे का हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उस पैसे को हम बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। अब सारे बिजनेस में कुछ फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, कोई भी बिजनेस हो, ऑल बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर्ड सम फाइनेंस। फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस। बिजनेस को सेटअप करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, उसको चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, उसको मॉडर्न बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, उसको बड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स पैसा बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। इट इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंग ऑफ वेराइटी ऑफ एसेट्स। अब क्यों चाहिए पैसा बिजनेस में? तो बहुत सारे एसेट्स खरीदना पड़ सकता है, टेंजिबल एसेट्स खरीदना पड़ सकता है, जैसे मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग। इंटेंजिबल एसेट्स भी खरीदना पड़ता है, जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज एक्सेट्रा। तो इस चीज़ के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। फाइनेंस इज सेंटर टू रनिंग द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का डे टू डे का भी खर्चा होता है। तो डे टू डे जो खर्च होते हैं, जैसे मटेरियल को खरीदना होता है, बिल्स पे करना होता है, सैलरी के लिए पे करना होता है, कलेक्टिंग कैश फ्रॉम कस्टमर्स एक्सेट्रा, नीडेड एट एवरी स्टेज इन द लाइफ ऑफ द बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस एंटिटी के लाइफ में हर एक स्टेज में पैसे की जरूरत पड़ती है। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस इज दस वेरी क्रूशियल। इसीलिए जितना फाइनेंस की हमें ज़रूरत है, उतना फाइनेंस हमेशा अवेलेबल रहे, यह बहुत क्रूशियल बात है फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस के सर्वाइवल के लिए और उसके ग्रोथ के लिए। तो अब बिजनेस को जो फाइनेंस चाहिए, वो फाइनेंस अगर बिजनेस को मिल जाएगा, ठीक है, मिलने के बाद उस फाइनेंस को किस तरह मैनेज किया जाए, किस तरह मैनेज करना चाहिए जिससे शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके, ऑनर के पैसों को बढ़ाया जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सारे फाइनेंस जो भी हम बिजनेस में लगाते हैं, उस कुछ कॉस्ट से आता है, फ्री में नहीं आता है। बैंक से अगर हम लगाते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं, तो बैंक इंटरेस्ट लेता है। अगर हम शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं, तो शेयर होल्डर डिविडेंड लेता है। अगर डिवेंचर से पैसा लेते हैं, तो डिवेंचर भी इंटरेस्ट लेता है। अगर हम कॉरपोरेट डिपॉजिट से या हम पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लेते हैं, तो वहाँ भी इंटरेस्ट लगता है। तो जितने भी फाइनेंस हम लाते हैं बिजनेस के लिए, वो सभी कुछ कॉस्ट पे आता है, फ्री में नहीं आता है। इट इज़ क्वाइट इम्पेरेटिव दैट इट नीड टू बी केयरफुली मैनेज। इसलिए बिजनेस में फाइनेंस को केयरफुली मैनेज करना चाहिए, ताकि कम से कम जो खर्च है वो तो जरूर निकल जाए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट। ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट क्या होता है? जितनी हमें ज़रूरत है उतना हम फाइनेंस हमारे पास अवेलेबल रहे, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस बात से संबंध रखता है, कंसर्न रखता है कि फाइनेंस का ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट हो सके, साथ में ऑप्टिमम यूज भी हो सके।
ऐसा नहीं कि हम जितना ज़रूरत है उतना फाइनेंस नहीं है तो हमारा काम रुक गया, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा फाइनेंस है तो फाइनेंस वैसे ही पड़ा हुआ है लेकिन उसका इंटरेस्ट हम दिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट, different available sources of finance are identical and compared in term of their cost and associated risk। अब हमें कौन सा फाइनेंस कितना रखना है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, या इस बात पे डिपेंड करेगा किस फाइनेंस में कितना खर्च है रखने में और किस में कितना रिस्क है रखने में। इसको कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम एक प्रॉपर मिक्सचर बना करके हम फाइनेंस को रखेंगे। Similarly, the finance so procured need to be invested in a manner that the return from the investment exceed the cost at which procurement has taken place। अब हम जो फाइनेंस लाए हैं उस फाइनेंस को ऐसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उस फाइनेंस को लाने में जो हमारा खर्च पड़ा है वो कम से कम रिकवर हो जाए। जैसे मान लेते हमने बैंक से लोन लिया है 10% के इंटरेस्ट रेट पे, अब साल में हमें 10% इंटरेस्ट रेट बैंक को देना है। अब उस पैसे को हम ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहां से हमें रिटर्न 10% से ज़्यादा मिले, 10% से कम ना मिले। अगर मान लेते हैं 9% इंटरेस्ट मिलेगा, अगर हमें 9% इंटरेस्ट मिलेगा तो 1% हमारे लिए लॉस होगा और हमारा पैसा कम हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, पैसा हम कहीं से भी ले सकते हैं लेकिन पैसे को ऐसा जगह इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि पैसे को लेने में जो खर्च पड़ा है वह खर्च कम से कम निकल जाए या उससे कुछ ज़्यादा हमें मिले, उससे कम इन रिटर्न ना मिले, ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। फाइनेंस मैनेजमेंट एम एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड प्रोक्योर्ड, फंड को प्रोक्योर करने के कॉस्ट को कम करता है। कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, रिस्क को कंट्रोल में रखता है। एंड अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड, और ऐसे फंड का सही डिप्लॉयमेंट करवाने में हेल्प करता है। तो ये फाइनेंस मैनेजमेंट का काम है। इट ऑल्सो एम एट इंश्योरिंग अवेबिलिटी ऑफ एनफ फंड, फाइनेंस मैनेज करेंगे तो हम हमारे पास जितने फंड की ज़रूरत हो हमेशा वो फंड हमारे पास अवेलेबल होगा। वेन एवर रिक्वायर्ड एज वेल एज अवॉइडिंग आइडल फाइनेंस, और इस बात पे भी ध्यान दिया जाता है कि कोई भी फाइनेंस आइडल ना पड़ा रहे, ऐसे फालतू ना पड़ा रहे, हर फाइनेंस का प्रॉपर यूज हो सके। नीडलेस टू एम्फेसाइज द फ्यूचर ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन ग्रेट अ डील ऑन द क्वालिटी ऑफ फाइनेंस। बहुत सारे लोग होते हैं पैसे को सही तरह से मैनेज कर पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मैनेज कर पाते। जो नहीं मैनेज कर पाते हैं उनका पैसा, उनका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता है, और जो सही तरह से मैनेज कर पाते हैं उनका बिजनेस आगे बढ़ता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है, क्या उसका इम्पोर्टेंस। बिजनेस का ओवरऑल हेल्थ जो है, फाइनेंशियल हेल्थ जो है, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह फाइनेंस को मैनेज किया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट एंड यूसेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस बात पे डिपेंड करता है कि आपने पूरी तरह से प्रोक्योरमेंट किया है और पूरी तरह से यूज किया है फाइनेंस का, इस बात पे डिपेंड करता है। गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम एट प्रोक्योरिंग फंड एट लोअर कॉस्ट। एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, फंड को पहले तो लोअर कॉस्ट पे लेता है, उसके बाद कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, और उस फाइनेंस पे जो रिस्क होता है उसको कंट्रोल में रखता है। एंड अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड इन मोस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, और फंड को ऐसे जगह यूज करता है जहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न मिले, ऐसा नहीं कि वहाँ से कोई भी रिटर्न ना मिले, ब्लॉक हो जाए पैसा, सो दैट दे आर एबल टू अर्न द हायर पॉसिबल रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टर्स, ताकि जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है उसको कम से कम रिटर्न दिया जा सके। It also aims at ensuring availability of enough fund whenever required as well as avoiding idle funds। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये भी इम्पोर्टेंस है कि यह हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि हमें एनफ फंड, जितने हमें ज़रूरत हो उतना फंड हमें हमेशा अवेलेबल रहे और कोई आइडल फंड ना पड़ा रहे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज बैलेंस शीट, statement of profit and loss account of a business are largely determined by financial management decision taken earlier। अब
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में जो भी कुछ दिखता है वह इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने फाइनेंस को किस तरह मैनेज किया है। फाइनेंस को अच्छी तरह से मैनेज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट हेल्दी दिखेगा, और अच्छी तरह से नहीं मैनेज करेंगे तो अनहेल्दी दिखेगा। अनहेल्दी मतलब लॉस की तरफ जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर लिंक थ्री बेसिक फाइनेंशियल डिसीजन। कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस होता है वो किससे लिंक होता है? कंपनी का शेयर का प्राइस इस बात से लिंक होता है कि आप फाइनेंस का किस तरह डिसीजन लेते हैं। तीन तरह का डिसीजन होता है फाइनेंस का: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन। तीन तरह का डिसीजन होता है। अब ये तीनों डिसीजन आप किस तरह से लेते हैं ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर आपके कंपनी का मार्केट शेयर डिपेंड करेगा। अभी मार्केट शेयर किस तरह डिपेंड करेगा? दिस इज बिकॉज अ कंपनी फंड बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर। कंपनी में जो पैसा लगा होता है वो किसका पैसा होता है? वो शेयर होल्डर का पैसा होता है। एंड द मैनर इन विच दे आर इन्वेस्टेड एंड द रिटर्न अर्न बाय देम डिटरमाइन देयर मार्केट वैल्यू एंड प्राइस। और वो जिस तरह से वो इन्वेस्ट हुआ है, किस तरह से वो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, शेयर होल्डर का पैसा तो आपने ले लिया और उस पैसे को आपने किस तरह इन्वेस्ट किया है, वो उसी पे डिपेंड करेगा शेयर का मार्केट प्राइस और शेयर का मार्केट प्राइस और मार्केट वैल्यू। इट मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अगर आपने सही तरह से उसको मैनेज किया तो शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। जैसे एक बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल देते हैं। एक शेयर होल्डर्स, आपने 10,000 शेयर इशू किया एट द रेट ऑफ ₹10 करके, 1 लाख रुपया आया। उस 1 लाख रुपए से आपने 1 लाख रुपया आया तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में 1 लाख हो गया कैपिटल, और एसेट साइड में 1 लाख रुपया कैश हो गया। अब इस 1 लाख को 1 लाख से आपने एसेट्स खरीद लिया, फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिया, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद ये फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू हो गया 10, 1 लाख से 9 लाख हो गया। तो अब बैलेंस शीट में एसेट साइड में 9 लाख है और लायबिलिटी साइड में 1 लाख। तो डिफरेंस जो हुआ वो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 8 लाख। तो प्रॉफिट वापस से कैपिटल में जब ऐड हो जाएगा तो कैपिटल भी 9 लाख हो जाएगा। तो 9 लाख होगा और पर शेयर वैल्यू 10 रुपया है, तो पर शेयर वैल्यू 10 रुपया है। 10,000 शेयर से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक शेयर का वैल्यू कितना हो गया? पहले 10 रुपया था, अभी कितना हो गया? 90 रुपीज़ हो गया। तो शेयर का प्राइस बढ़ गया। तो सही तरह से मैनेज किए तो शेयर का प्राइस बढ़ गया। इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने 1 लाख शेयर 1 लाख शेयर होल्डर से पैसा लिया तो आपकी लायबिलिटी में कैपिटल हुआ 1 लाख। अब इस पैसे से आपने एक कोई एसेट्स खरीदा 1 लाख का। आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ एसेट्स बिकम 40,000। अब इसके कारण हो गया 60,000 का लॉस। लॉस के कारण कैपिटल घटता है, आपको पता है। तो कैपिटल 1 लाख था तो कैपिटल घट के कितना हो जाएगा? ये कैपिटल घट के हो गया 60,000। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 10,000। अब इससे डिवाइड हुआ तो पर शेयर प्राइस कितना हो गया? 6। तो पर शेयर प्राइस 6 हुआ और पहले पर शेयर प्राइस कितना था? 10 था। तो शेयर का प्राइस क्या हो गया? 10 से 6 की तरफ चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आपका जो डिसीजन है फाइनेंस का आपने गलत लिया। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में फाइनेंस का डिसीजन आपने सही लिया तो इक्विटी शेयर का वैल्यू बढ़ गया, और इसमें गलत लिया तो इक्विटी शेयर का वैल्यू घट गया। तो इसी तरह शेयर का प्राइस आपके डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि आपने कैसा डिसीजन लिया है। द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीजेज इफ द बेनिफिट फ्रॉम द फाइनेंशियल डिसीजन एक्सीड द कॉस्ट इन्वॉल्व। अगर आपका कॉस्ट जितना पैसा लाने में जितना खर्च हुआ है उस खर्च से ज़्यादा अगर आप रिटर्न लेकर के आते हैं आपके डिसीजन से, देन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विल एब्सोल्युटली इंक्रीज। All financial decision aims at ensuring that each decision is efficient and adds some value. जितने भी डिसीजन हम लेंगे
इस बात को ध्यान में रख के लेंगे कि डिसीजन एफिशिएंट होना चाहिए और उसके कारण रिटर्न बढ़ना चाहिए। सच वैल्यू एडिशन टेंड्स टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। आपके डिसीजन के कारण ही मार्केट प्राइस शेयर का बढ़ेगा। Therefore, those financial decisions are taken which will ultimately prove gainful from the point of view of shareholders। इसीलिए हमें वही फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहिए जिससे शेयर होल्डर को अधिक से अधिक फायदा हो सके। मतलब हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करेंगे या शेयर होल्डर के इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू हम इंक्रीज करवाएंगे अपने डिसीजन से। द शेयर होल्डर गेन इफ वैल्यू ऑफ शेयर इन द मार्केट इंक्रीज। अगर शेयर का मार्केट प्राइस अगर बढ़ता है तभी शेयर होल्डर को गेन मिलता है। दोज डिसीजन विच रिजल्ट इन डिक्लाइन इन द शेयर प्राइस आर पुअर फाइनेंशियल डिसीजन। अगर किसी डिसीजन के कारण शेयर का प्राइस अगर घट जाता है इसका मतलब वह डिसीजन गलत है। The objective of financial management is to maximize the current price of equity share of company। तो ये यही ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्योंकि इक्विटी शेयर के वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जा सके और टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ओनर्स ऑफ द कंपनी दैट इज द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकें। मतलब अगर हम सही डिसीजन लेते हैं तो शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ेगा और उससे क्या होगा, शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो सकेगा। मतलब शेयर होल्डर पहले जितना पैसा लगाया था अब वही पैसा बढ़ के ज़्यादा हो जाएगा। Therefore, when a decision is taken about investment in a new machine, the aims of financial management that is to ensure that benefit from the investment exceed the cost so that some value addition take place। अगर आप नया मशीन लगा रहे हैं तो नया मशीन से जो फायदा होना चाहिए उस मशीन को लगाने में जो खर्च हो रहा है उससे ज़्यादा फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खर्च ज़्यादा हो गया और फायदा कम हो गया, तब शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा। उसी तरह व्हेन फाइनेंस इज प्रोक्योर्ड द एम इज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ दैट द वैल्यू ऑफ एडिशन इन एवरी इवन हायर। इन फैक्ट ऑल फाइनेंशियल डिसीजन मेजर और माइनर द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज दैट गाइड टू डिसीजन मेकर्स इज दैट सम वैल्यू एडिशन शुड टेक प्लेस। जो भी हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं उसका एक ही मकसद होना चाहिए कि कॉस्ट रिडक्शन हो जाए और वैल्यू एडिशन हो जाए। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव जो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, कैसे अचीव होगा? इसका अचीव करने का 3 स्टेप है। पहला, एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड एट रीजनेबल कॉस्ट। पैसा आपको मिल जाए, सही दाम पे मिल जाए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे या बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे ना मिले। दूसरा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब उस पैसे को आप सही तरह से यूज करें, मिस यूज ना करें या उसको ऐसे ही ना छोड़ दें। तीसरा, एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फंड। आपका फंड हमेशा सेफ रहे, डूब न जाए। प्रोक्योर्ड बाय क्रिएटिंग रिजर्व्स, री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट एक्सेट्रा। आप रिजर्व क्रिएट करें, आप प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करें, जिससे क्या हो, आपके फंड का वैल्यू बढ़ता जाए। इसी के साथ ही ऑब्जेक्टिव्स, रोल्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।